दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएड प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम के लिए हमने शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य आपको यूनिट 1, 2 और 3 के वीडियो दे दिए थे। और इस वीडियो में हम यूनिट 4 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नया हैं जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले जो आपका वैल्यू इन पीस का आपका एग्जाम होने वाला है उसका भी कुछ आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व कितने होते हैं। तो देखिए, यदि हम शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व की बात करें तो वो होते हैं 4। और ये 4 आधारभूत तत्व आपको याद कर लेना है। कौन कौन सा होता है। पहला होता है फोकस, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य। दूसरा क्या होता है, पहला हो गया हमारा फोकस, दूसरा हो गया सिंटैक्स, तीसरा सपोर्ट सिस्टम और चौथा होता है सपोर्ट सिस्टम पहले तीसरा हो जाएगा और हो जाएगा फिर इवेल्यूएशन सिस्टम जो हमारा चौथा हो जाएगा। तो याद रख लीजिए, फोकस हो गया, सिंटैक्स हो गया, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम, ये 4 हमारे आधारभूत तत्व होते हैं किसी भी शिक्षण प्रतिमान के। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया है। तो कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान वो प्रतिपादित किया है लॉरेंस और डेविस ने। किसने? लॉरेंस और डेविस ने। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तीसरा प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान यानी कि जो बेसिक हमारा टीचिंग मॉडल है वो किसने दिया था। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया था रॉबर्ट ग्लेसर ने। किसने दिया था? रॉबर्ट ग्लेसर ने। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है के निर्माण का दूसरा सोपान उद्देश्यों का प्रतिपादन करना तथा उन्हें किस रूप में लिखना होता है। तो उन्हें व्यवहारिक रूप में लिखना होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक रूप में लिखना होता है। पांचवा प्रश्न है, मेगर विधि किसके सिद्धांतों पर आधारित है। तो मेगर विधि व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर। छठा प्रश्न है, पूर्व व्यवहारों को ज्ञात करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है। तो पूर्व व्यवहारों को ज्ञात करने के लिए पूर्व परीक्षण का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पूर्व परीक्षण सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 7वां प्रश्न, किस विधि को अंतिम व्यवहारों को लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अंतिम व्यवहारों को लिखने के लिए प्रयुक्त करने वाली जो विधि है वो हमारी मेगर विधि है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेगर विधि। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, मेगर विधि का उद्देश्य मुख्य दोष यह है कि इसके मानव अधिगम में भी किस प्रकार की क्रियाओं को महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसके मानव अधिगम में मानसिक क्रियाओं को महत्व नहीं दिया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक क्रियाओं को महत्व नहीं दिया जाता है। 9वां प्रश्न है, पाठ्य वस्तु के विकास क्रम के संबंध में किसकी अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। तो इसके विकास के लिए पाठ्यक्रम के विकास के लिए विशेषज्ञों की यानी कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे, उनकी अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, विशेषज्ञ। 10वां प्रश्न है, पाठ्य वस्तु के विकास क्रम की सूची से किसको सीखने में सुविधा मिलनी चाहिए। तो देखिए, जो हमारे पाठ्य वस्तु होती है वह छात्रों के लिए ही बनाई जाती है और छात्रों को उसमें सीखने में सुविधा मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, मानदंड परीक्षा में किस परीक्षा के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। तो मानदंड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। किस प्रकार के? वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान यानी कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का विकास किसने अपने सहयोगियों के साथ किया। देखिए, ये क्वेश्चन 100% आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान जेरोम ब्रूनर ने 1956 में विकसित किया था। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां, एक संप्रत्यय मुख्यतः कितने तत्वों से बना हुआ है। तो एक संप्रत्यय मुख्यतः 3 तत्वों से, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, बना हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान यानी कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल के प्रतिपादक कौन है। तो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन यानी कि सामूहिक अन्वेषण की बात करेंगे तो हमारा जॉन ड्यूवी एवं किलपैट्रिक दोनों हो जाएंगे। जॉन ड्यूवी एवं किलपैट्रिक और जेरोम ब्रूनर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के। और यहाँ पर सचमैन का भी नाम आप याद रख लीजिए, जो हमारा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान होता है। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान सचमैन ने दिया है। और यदि हम बात करें कि डेविड आसुबेल की, तो डेविड आसुबेल ने अग्रिम संगठक प्रतिमान यानी कि
एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया है, तो सभी का आप नाम याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है, अग्रिम संगठक प्रतिमान किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की विचारधारा तथा प्रयत्नों का परिणाम है? तो अग्रिम संगठक प्रतिमान यानी कि एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल जो दिया है वो डेविड आसुबेल ने दिया है। डेविड आसुबेल सचमैन ने दिया है हमारा। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान जॉन डीवी एवं किलपैट्रिक ने सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान दिया है, और जेरोम ब्रूनर ने जो है संप्रेय उपलब्धि प्रतिमान दिया है। 16वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विकास जेरोम ब्रूनर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कब किया? देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि 1956 में किया था। तो जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान ही 1956 में जेरोम ब्रूनर ने जो है बनाया था। 17वां प्रश्न है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो ये हमने अभी आपको बताया कि सचमैन हो जाएंगे पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के, और डेविड आसुबेल का नाम बार बार रिवाइज कर लीजिएगा एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल के लिए। 18वां प्रश्न है, आगमन चिंतन प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आगमन चिंतन प्रतिमान जो है यह हिल्डा टाबा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, डेविड आसुबेल किसके बौद्धिक अनुशासन संप्रत्यय से काफ़ी प्रभावित हुए थे? तो डेविड आसुबेल जो है ब्रूनर के बौद्धिक अनुशासन संप्रत्यय से काफ़ी प्रभावित हुए थे। हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, संरचना में विषय वस्तु के सार्थक बोध हेतु पहले किसको सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है? तो सबसे पहले जो है क्रियाओं को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए जो है क्रियाओं को सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, अग्रिम संगठक प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रमुख तत्व कौन सा? नहीं, देखिए प्रमुख तत्व की जब बात करता है तो प्रमुख तत्व हमारा हमेशा 4 ही होगा। पहला क्या हो जाएगा? फोकस यानी कि उद्देश्य। दूसरा हमारा सिंटैक्स यानी कि संरचना होता है। तीसरा होता है सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक प्रणाली, और चौथा होता है सपोर्ट सिस्टम यानी कि अवलंब प्रणाली। तो 4 तत्व हमारे यहीं प्रमुख होते हैं, इनको आप जरूर याद रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आर्थिक व्यवस्था कोई जो है हमारा इसका तत्व नहीं। केंद्र बिंदु जिसे हम फोकस या फिर उद्देश्य कहते हैं, संरचना यानी कि सिंटैक्स कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर हमारा आर्थिक व्यवस्था कोई यहाँ पर जो है प्रमुख तत्व नहीं है। 22वां प्रश्न है, अग्रिम संगठक प्रतिमान किस शिक्षण हेतु बड़ी प्रभावशाली विधि है? तो अग्रिम संगठक प्रतिमान जो है यह अमूर्त पाठ्य वस्तु के शिक्षण के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। किसके लिए? अमूर्त पाठ्य वस्तु यानी कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट कोई भी पाठ्यक्रम है। अगला प्रश्न है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के संरचना की अवस्था है। तो देखिए जो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान है इसके संरचना की अवस्था में समस्या का प्रस्तुतिकरण करना हो जाएगा, सूचनाओं का संगठन करना हो जाएगा, और पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण करना हो जाएगा। ये सभी जो है इसके अवस्था में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी जो है करेक्ट होगा। 24वां प्रश्न है, अभिक्रमित अध्ययन अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का, और जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो स्किनर के द्वारा ही दिया गया है। और इसका जो आपका अभिक्रमित अनुदेशन में आपका जो पहला रेखीय अनुदेशन होता है यानी कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन वो स्किनर नहीं दिया है, तो इसको भी आप प्रमुख रूप से याद रखिएगा। 25वां प्रश्न है, रेखीय अभिक्रम के प्रतिपादक कौन? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो रेखीय अभिक्रम है अभिक्रमित अनुदेशन इसके प्रतिपादक जो है वो स्किनर ही हैं, तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा होता है ब्रांचिंग लीनियर प्रोग्रामिंग जिसे नॉर्मन ए क्राउडर ने बनाया था, और तीसरा हमारा मैथेटिक्स होता है जिसे थॉमस एफ गिलबर्ट ने बनाया है। तो इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा। 26वां प्रश्न है, रेखीय अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो रेखीय अभिक्रम होता है यह सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग भी आपको याद होगा स्किनर नहीं दिया है, और ये जो रेखीय अभिक्रम है ये भी स्किनर नहीं दिया है, तो दोनों को आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। 27वां प्रश्न है, एक ऐसी अभिक्रम सामग्री जिसमें कि प्रत्येक छात्र एक निश्चित पदों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। तो देखिए निश्चित पदों जो हमारे होते हैं, निश्चित पदों को पार करता हुआ आगे बढ़ने वाला जो सिद्धांत है वो हमारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि लीनियर हमारे प्रोग्रामिंग में होती है। लीनियर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा है कि किसी भी पद को पढ़ने पर छात्रों को 10% से अधिक गलती नहीं करनी चाहिए? तो ये स्किनर ने जो है अपने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में बताया है कि 10% से अधिक गलती नहीं करनी चाहिए, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि ब्रांचिंग हमारा जो है पीआई प्रोग्राम जो है
इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को आंतरिक अभिक्रम के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने भी आपको बताया कि नाम किसका है, तो नॉर्मन ए क्राउडर ने 1954 में जो है ये बनाया था ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। 30 नंबर प्रश्न है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को किसने प्रतिपादित किया? तो मैंने भी आपको नाम बताया, नॉर्मन ए क्राउडर ने जो है ये आपका 1954 में ब्रांचिंग मेथड जो है दिया था। अगला है 31वां, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को नॉर्मन ए क्राउडर ने कब प्रतिपादित किया? तो ये 1954 में प्रतिपादित किया था। 32वां प्रश्न है, शिक्षार्थी अपनी सूझबूझ से अनुक्रिया या फिर उत्तर चुनने के लिए किस अभिक्रम में स्वतंत्र होता है? तो अपनी सूझबूझ से उत्तर चुनने के लिए शाखीय अभिक्रम में, यानी कि जो हमारा ब्रांचिंग मेथड होता है इसमें वह स्वतंत्र होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, मैथेटिक्स अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो जो मैथेटिक्स का श्रेय जाता है वो जाता है थॉमस एफ गिलबर्ट। अब देखिए इसमें तीनों नाम दिया हुआ है, तो जो स्किनर थे ये हमारे इन्होंने दिया था रेखीय प्रोग्राम यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग, क्राउडर ने हमारा ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, और मैथेटिक्स जो है वो थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया था। तो इन तीनों का नाम आप लिख लीजिए। 35वां प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन किस प्रकार की तकनीकी है? तो यह व्यक्तिगत प्रकार की तकनीकी है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, सन कितने में सिडली एल प्रेसी ने एक ऐसे शिक्षण मशीन का निर्माण किया जिसके द्वारा छात्रों के सामने प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाती थी? तो ये किया था 1920 यानी कि 1920 में। ये भी अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत का एक प्रकार ही था। अगला है 36वां, मैथेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से निकला है? तो जो मैथेटिक्स शब्द है यूनानी भाषा के मैथीन शब्द से निकला है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 37वां, मैथेटिक्स अभिक्रम में अभिक्रम की इकाई पद न होकर क्या होती है? तो जो मैथेटिक्स है इसमें अभिक्रम की इकाई पद न होकर बल्कि अभ्यास एक्सरसाइज के रूप में होती है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 38वां प्रश्न है, मैथेटिक्स अभिक्रम का निर्माण जटिल तथा कठिन होता है। क्या होता है? मैथेटिक्स अभिक्रम का निर्माण जटिल तथा कठिन है। ऑप्शन नंबर इसका निर्माण जो है कठिन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न के प्रारंभ में किसे गणित के क्षेत्र में प्रयुक्त किया गया था? तो प्रारंभ में जो मैथेटिक्स है इसको गणित के क्षेत्र में प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब सही है। 40वां प्रश्न है कि किसमें छात्रों के अधिगम व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है? तो प्रदर्शन में जो है छात्रों के अधिगम व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 41वां प्रश्न है, मैथेटिक्स का निर्माण कठिन होता है, इसके लिए अभिक्रमिक में किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए? तो इसके लिए अभिक्रमिक में विशिष्ट प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, छात्रों के पूर्व अनुभवों, पूर्व अभ्यास, पूर्व ज्ञान तथा पूर्व व्यवहारों एवं निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप किसकी रूपरेखा बनाई जाती है? तो पूर्व अनुभवों, पूर्व ज्ञान तथा पूर्व व्यवहारों के आधार पर विषय वस्तु की रूपरेखा बनाई जाती है, पाठ विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही होगा। 43वां प्रश्न है, विषय वस्तु की रूपरेखा तार्किक एवं किसके आधार पर बननी चाहिए? तो विषय वस्तु की रूपरेखा तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक आधारों पर बननी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, प्रोग्राम इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे कि छात्र अधिक से अधिक सही अनुक्रिया कर सके। तो प्रोग्राम कैसा होना चाहिए जिससे छात्र अधिक से अधिक सही अनुक्रिया कर सके। 45वां प्रश्न है, तैयार प्रोग्राम के मूल ड्राफ्ट का सफलतापूर्वक क्या करना चाहिए? तो तैयार ड्राफ्ट का मूल ड्राफ्ट का सफलतापूर्वक संपादन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, कंप्यूटर पर आधारित अभिसूचना प्रणाली के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए, उपभोक्ता या फिर छात्र का होना आवश्यक है, प्रदत्तों का आधार होना आवश्यक है और सॉफ्टवेयर कार्यक्रम होना आवश्यक है। तो ये उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, अभिसूचना तकनीकी में किसी मशीन के संचालन के लिए कौन सा पक्ष आवश्यक होता है? तो अभिसूचना तकनीकी में मशीन संचालन के लिए जो अदा पक्ष यानी कि जिसे हम इनपुट कहते हैं, इनपुट का होना जो है सबसे आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हमने यूनिट 4 के भी 47 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इस प्रकार से आपका शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य यानी कि टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के 1, 2, 3, 4 सारे यूनिट कवर हो चुके हैं। अब देखिए, एग्जाम में आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको करना है केवल 40, और मुझे उम्मीद है कि आप 40 में से 40 जो है प्रश्न सही कर आएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है उसके बाद भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।